गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्टेरियोटाइप विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर डिस्क्राइब द क्यूजेज ऑफ रिलेटेड टू जेंडर। ठीक है कि लिंग के विशेष संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है। रूढ़िवादिता का मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों को, लिंग के बारे में पता चल गया। तो लिंग से संबंधित रूढ़िवादितों के कारण हमने कारण बताने हैं कि जो रूढ़िवादिता है ये क्यों है। ठीक है, अगर हम जनरल बात करते हैं क्यों है, हमारे जो लोग हैं यहाँ पर शिक्षित नहीं हैं पूरी तरह से, शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन आज भी वो क्या है, पुराने रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। ठीक है, शिक्षा की कमी है, जो हमारे स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता है उसकी कमी है। तो इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि सामाजिक संरचना में लिंग से संबंधित अनेक रूढ़िवादिता प्रचलित हैं। ठीक है, जिसके कारण पुरुष तथा स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। तो प्राचीन समय से ही पूरे जो विश्व है उसमें समाज पुरुष प्रधान रहा है और आज भी हम देखते हैं तो हमारा देश पुरुष प्रधान ही है। तो हमारे समाज में स्त्री या पुरुष होना केवल जैव के गुणों से ही परिभाषित नहीं होता, बल्कि यह परिभाषित होता है स्त्री या पुरुष को समाज में कैसे कार्य किया जाए, कैसे कार्य करना चाहिए और उनमें किन गुणों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो जीवन की शुरुआत से ही हमारे समाज में क्या है, लिंग आधारित अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं अब लड़कियों को हम कह देते हैं हमें नहीं बाहर भेजना, नहीं पढ़ाना, तो इसके लिए कुछ हम उनके खिलाफ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उनको ये करना ही पड़ता है। नारीत्व या पुरुषत्व की जो संरचना है बच्चों के कपड़ों के रंग की तरह ही शुरू हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती हैं उनको पिंक कलर पसंद होता है, ठीक है, कहते हैं ना, और जो लड़के होते हैं उनको ग्रीन कलर, बचपन में ग्रीन कलर की, उनको लड़कियों के लिए हम स्पेशल अगर कोई चीज़ लेते हैं तो कहेंगे, बॉयज़ कहेंगे नहीं नहीं ये तो गर्ल्स का कलर है, हो जाता है ना। तो कलर से ही हमारा यहाँ से कपड़ों के रंग से ही शुरू हो जाती है उनका अलग अलग। तो परंपरागत रूप से लड़कियों के लिए गुलाबी रंग इन्होंने लिखा हुआ है और लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। आप देखोगे फॉरेन में जाके जब लड़का बॉय होता है, जब बॉय पैदा होता है तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं ब्लू कलर के कर्टन्स लगाए जाते हैं उसके लिए, और अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसके लिए पिंक कलर के कर्टन्स लगाए जाते हैं। तो हमारा बचपन से ही भेद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब क्या कहते हैं बच्चे बढ़ने लगते हैं तो लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया और रसोई की चीज़ों से, मतलब खेलने के लिए उनको प्ले चाहिए होता है कि वो किचन सेट से खेलती हैं, गुड़िया से खेलती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप भी बचपन में क्या करते थे, गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे। ठीक है, और किचन के सामान लेते थे, इन सब से क्या किया जाता था, गर्ल्स खेलती थी। जबकि जो लड़कों के खेलने के लिए आती हैं वो दूसरे सेट्स होते हैं, जैसे बैट बॉल भी खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका थोड़ा चेंज होता है। तो हमारी जो सामाजिक संरचना है पुरुषत्व या नारीत्व की भूमिका बचपन से ही निर्धारित कर लेती है। आप लोगों को पता था वैसे कलर के बारे में? पिंक तो सभी को पता है गर्ल्स का, कि फॉरेन में ऐसे कर्टन्स लगाए जाते हैं, पता था। चलिए, सामाजिक दृष्टि से रूढ़ी जो युक्तियां हैं उसके अनुसार पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग गुणों का समावेश होना चाहिए। पुरुष कैसा तथा नारीत्व की सामाजिक संरचना के अकॉर्डिंग जो पुरुष तथा स्त्रियों के गुणों में भी उन्होंने अंतर बताया है। ठीक है, स्त्रीत्व के गुण अलग होने चाहिए और पुरुष के गुण अलग होने चाहिए। तो आपकी बुक में ये बताया हुआ है किस तरह से, जैसे अब हम लेडीज़ को क्या कहते हैं, सौम्य है, क्योंकि वो बच्चे का पालन पोषण करती है। जो फादर होता है उनको क्या होता है, आजकल तो खैर उल्टा है, लेकिन अगर हम समाज को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनकी मम्मियां होती हैं वो उनको प्यार से पालती हैं। ठीक है, और जो फादर होते हैं वो कई बार गुस्सा जल्दी करते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं बच्चों को, होता है ना। तो इसमें मतलब सौम्य होती हैं, जो स्त्रीत्व के गुण हैं उनकी मेरिट्स हैं तो वो सौम्य होती हैं। और जो पुरुष के देखते हैं तो वो थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव के होती हैं। ठीक है, और शक्तिशाली होती हैं। हमारी लेडी को पुरुष से कम शक्तिशाली माना गया है। तो इस तरह से लेडीज़ क्या होती है, कोमल होती है, आज्ञाकारी होती है। ठीक है, सहयोगी होती है, सहायता करने वाली होती है, और हम कमज़ोर भी कहेंगे पुरुष के अकॉर्डिंग। पुरुष बहादुर होता है और लेडी कमज़ोर। और पुरुष में क्या होता है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, नियंत्रण करना, कठोर, प्रतियोगी, आत्मनिर्भर, बहादुर। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने गुण बताए हैं। आप लोगों के ऐसे टेबल बनी हुई है हाफ हाफ करके, स्त्रियों की मेरिट्स और पुरुष की मेरिट्स। ठीक है, तो हमने ये बता देना है। उसके बाद हम बताएंगे कि सामाजिक संरचना की दृष्टि से पुरुष तथा स्त्रियों में काफ़ी मतभेद किया गया है, तो इसका क्या कारण है। ठीक है, अब हम क्यूजेस बताएंगे इसके कि हमारे क्यूजेस क्या हैं इसके। हाँ जी, सबसे पहले है हमारा पुरुष प्रधान समाज।
हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है और वैदिक काल से लेकर आज तक अब हम स्वतंत्रता के बाद भी अगर देखते हैं तो हमारा देश क्या है, पुरुष प्रधान। ठीक है, तो हमने इसमें बताना है कि अधिकांश समाजों में आज भी पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है, जिसमें स्त्रियों को शक्ति का प्रयोग करने व निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते और उनका शोषण भी किया जाता है। आज भी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में एक ना एक न्यूज़ जरूर होती है, दहेज प्रथा के कारण लेडी ने जल गई है या जला दिया गया है, इस तरह से। ठीक है, तो विकासशील देशों में तो अगर हम बात करते हैं, उनकी छोड़िए, जो हमारे बड़े बड़े फॉरेन कल्चर हैं हमारे, वहाँ पे उनका क्या है, हमारे साथ ऐसा लिंक नहीं है। वहाँ पे तो पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर समझा जाता है। अब अमेरिका देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो बड़े बड़े मतलब देश हैं उनको छोड़ना है हमें, लेकिन हमें सिर्फ अपने देश, हमारा देश कौन सा है, विकसित है, अविकसित है या विकासशील है? भारत। हाँ, ठीक है, तो ये अभी चल रहा है इसका विकास। हाँ जी, तो विकसित देशों में उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म के अनुसार तो पत्नी उसे माना जाता है जो अपने पति की सेवा करे। ठीक है, तो आज भी हम लाखों स्त्रियों को अपने पति के सुख शांति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हुए देखते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा करवा चौथ का व्रत, जो हमारे देश में आज भी प्रचलित है। ठीक है, कोई लेडी बीमार हो, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो, अगर हॉस्पिटल में भी है, वो भी कहेगी मैं तो करवा चौथ का व्रत रखूंगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या पति भी रखते हैं? नहीं ना, बहुत रेयर होते हैं, 2-4 वो रखते हैं। तो हमारे देश के लिए हमारे पति जो पुरुष होते हैं उनको भगवान मानती हैं पत्नियाँ। ठीक है, और इस्लाम धर्म में तो कोई भी स्त्री मुल्ला नहीं बन सकती और वह प्रार्थना के लिए मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकती, जो इस्लाम धर्म है। ठीक है, उन्हें बुर्का पहनकर ही रहना पड़ता है, जो मुसलमान लोग होते हैं। तो इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने का भी अधिकार है। 3 उनके लिए वैलिड हैं विवाह करना। ठीक है, उनको 3 मैरिज अलाउड है। तो वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकते हैं। पीछे इसका मामला भी उठा था कि 3 तलाक देने से, अगर 3 तलाक कोई पति दे देता है, कहते हैं ना तलाक तलाक तलाक, तो उनका तलाक हो गया। इसके ऊपर हमारे मोदी जी ने कानून भी बनाया है, ऐसे नहीं तलाक होगा। तो धर्म में स्त्रियों की हीन अवस्था है और काफ़ी हद तक ये सब कारक उत्तरदायित्व हैं हमारे क्या करने में, जो हमारी रूढ़िवादिता है उसको अपनाने के लिए। सेकंड है हमारा बैड सोशल कस्टम, हमारे बुरे सामाजिक जो रीति रिवाज हैं। ठीक है, देखिए रीति रिवाज भी वही अच्छे लगते हैं जो हमारे लिए सही हों। ठीक है, अगर बुरे होंगे हमारे लिए रीति रिवाज तो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, हमारे सामाजिक बुराइयां क्या है, स्त्रियों के पिछड़ेपन का कारण है। अधिकतर समाजों में आज भी लड़की के मुकाबले लड़के के जन्म को अच्छा समझा जाता है और उसके फंक्शन पार्टी की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हर जो कास्ट है उसमें अलग अलग, कोई चोला बोलता है जब बच्चे का जन्म होता है, बेबी बॉय का होता है, तो कोई कुआ पूजन बोलता है, तो उसके जन्म के उपलक्ष्य में फंक्शन किए जाते हैं। लड़की के इसमें ऐसा बहुत रेयर होता है। तो लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि लड़की के जन्म पर तमाम, कई बार किसी घर में जैसे 2 लड़कियां हैं, तीसरी फिर होगी तो उनके घर तो मातम सा ही छा जाता है। तो ये सब क्या है, हमारा समाज के गलत रीति रिवाज है। तो कई स्थानों पर आज भी पति की मृत्यु जब हो जाती है तो पत्नी को उसके साथ सती होने के लिए मजबूर किया जाता है। ये पहले आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले किया जाता था ये सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था, अगर पति मर भी जाता है किसी कारण से तो पत्नी का तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सब जो हमारे रीति रिवाज हैं ये बहुत ही गलत हैं, बुरे हैं। विवाह के समय उनकी सहमति नहीं ली जाती। आज भी हम देखते हैं तो गांव में, शहरों में भी होता है कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं करते हमारे पेरेंट्स। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम बचपन से, आप तो क्या, हम ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एसएसटी में और भी हम बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं तो बहुत कम लड़कियां हैं जिनको अपने अकॉर्डिंग वर चुनने का अधिकार है। तो अभी भी हम कास्टिज्म में है, तो हमारी कास्ट का होता तो हम शादी कर देते, अदर कास्ट का तो हम इसलिए शादी नहीं कर पाएंगे। आपके हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो आज भी ये क्या है, चलता है। तो इसलिए हम कहते हैं दहेज प्रथा, वो भी एक बड़ा कारण है। कई लड़कियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, दहेज प्रथा। तो ये सब क्या है, हमारे बुरे रीति रिवाज हैं जो नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे रूढ़िवादिता को क्या है, बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी।
यद्यपि देखिए आज सभी देशों में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है, परंतु अब भी अधिकतर महिलाएं क्या है, अशिक्षित रह जाती हैं। कई बार क्या होता है, लड़कियों को कहते हैं नहीं नहीं तुझे तो कामकाज ही करना है, आगे जाके शादी करने के बाद तू पढ़ के क्या करेगी, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ उनको जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती हैं कि कल को आपने चूल्हा चक्की करनी है तो क्या करना है पढ़ के। तो जिसके कारण क्या है, वह अशिक्षित रह जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो काम वालियाँ हैं उनकी बेटियां वो अपने साथ काम के लिए ले आती हैं, काम करने के लिए, वो पढ़ी लिखी प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करती, ठीक है। तो वो क्या है, अशिक्षित रह जाती हैं। तो अशिक्षित रह जाने के कारण क्या होता है, अपने अधिकारों के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती। आजकल आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए हम कानून का सहारा ले सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या बताया गया कि आपको कोई भी उसका हनन या छीन नहीं सकता। अगर आपका कोई छीनता है तो हम उसके लिए कानून का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अशिक्षित होने के कारण लड़कियों को नहीं पता चलता और अशिक्षित होने के कारण वे दृष्टिकोण में जो है लेने में असमर्थ हो जाती हैं और घर में पुरुषों के कहने के अनुसार ही चलती हैं, जो कि बहुत बड़ा पिछड़ीपन का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता। देखिए हम देखते हैं कि स्त्रियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, जॉब्स करती हैं, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई हैं। अशिक्षित रह जाने के कारण जो स्त्रियां हैं नौकरी पाने या रोजगार करने के साधन सही ढंग से नहीं जुटा पाती, जिसके कारण कि वो सफल नहीं हो पाती। तो अपनी आर्थिक स्थितियों की पूर्ति के लिए अपने पिता, अपने हस्बैंड, अपने भाई पर ही निर्भर रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पुरुषों की अधिकता जो है उनको स्वीकार करनी पड़ती है। तो ऐसा इसलिए ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्त्रियां हैं वो कई तो स्त्रियां नौकरियां करती हैं लेकिन कई नौकरियों से वंचित रह जाती हैं, ठीक है। और वे अपने आप में ही कुछ अधिक वो स्वतंत्रता महसूस नहीं कर पाती। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होंगे हमें दूसरों की सुननी तो पड़ेगी। आजकल की लड़कियां क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपने देखा होगा जो मेट्रो सिटीज़ में रहती हैं लड़कों के बराबर कमाती हैं। अगर लड़का कुछ उनको कहता है कि अपने अधीन रखने की तो क्या करती हैं, डाइवोर्स दे देती हैं साथ के साथ, ठीक है, कि हम क्यों सहेंगे तुम्हारी बातें। लेकिन जो छोटे शहर हैं, गाँव हैं, उनमें आज भी पुरुषों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, अब जो डिपेंड हमारे ऊपर हमें खाने के लिए देगा, रोटी देगा, रहने के लिए घर देगा, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े देगा, तो हमें डिपेंड तो होना ही पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार अभी ऐसी स्त्रियों की संख्या, लेकिन जो पढ़ी लिखी हैं उनकी संख्या आज भी बहुत कम है। अधिकतर स्त्रियां अब भी अपनी आर्थिक निर्भरता के कारण क्या है, हीन स्थिति में बनी हुई हैं कि पुरुषों के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन टॉकिंग पॉलिटिकल डिसीजन। राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की सीमित भागीदारी, जो आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिकल में, ठीक है, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। कल के न्यूज़पेपर में भी आया था, 5 महिलाएं दिखाई थी कि सदन में पार्टिसिपेट किया हुआ है उन्होंने, कि उन्होंने सदन के सदस्य बनी हुई हैं। तो लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो पुरुषों की संख्या के अकॉर्डिंग स्त्रियों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो हमारी जो यद्यपि कई देशों में महिलाओं में उच्च राजनीतिक पद प्राप्त किए हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ये सभी लेडीज़ के दे सकते हैं, भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी, इंग्लैंड में श्रीमती थैचर, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो जो बहुत पहले थी, बांग्लादेश में शेख हसीना तथा बेगम जिया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो अपने देश के भी और दूसरे देश के भी, ठीक है। और अपने देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद संभाले हैं इन्होंने। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह महिलाओं को राजनीतिक निर्णयों में वांछित भागीदारी हासिल हो सके। इनका भी क्या होता है, कुछ परसेंटेज होता है कि उसके अकॉर्डिंग ही वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमारा 1928 में स्त्रियों को क्या है, पुरुषों के समान मतदान करने का, राइट्स ऑफ वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था 1928 में। लेकिन अमेरिका में कब हुआ, सन 1969 में उनके वोट देने की आयु पुरुषों के आयु के बराबर कर दी गई। और उसके बाद फ्रांस में 1944 में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अलग अलग देश में अलग अलग सन बताए गए हैं। भारत में यद्यपि इस क्षेत्र में संविधान द्वारा समानता लागू कर दी गई है, लेकिन अब भी क्या है कि अगर हम देखते हैं विधानसभाओं तथा संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 8वीं लोकसभा में 44 महिलाएं सदस्य चुनकर आई थी, जबकि 9वीं लोकसभा में उनकी संख्या घटकर 27 ही रह गई। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो 15वीं लोकसभा है
उसमें क्या हुआ था, चुनावों में 59 महिलाएं निर्वाचित हुई थी और उनकी लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है कुछ वृद्धि हुई है, परंतु काफ़ी हद तक वो पीछे रह गई हैं। ठीक है, तो अधिकतर स्त्रियां राजनीति में आना, कई बार क्या होती हैं, जो कई लेडीज़ होती हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं, उनकी फैमिली वाले कहते हैं नहीं इस लाइन में आपको नहीं जाना, ये लाइन सही नहीं है। ठीक है, राजनीति में उनको आने ही नहीं देते। आप लोगों ने देखा होगा कि राजनीति में क्या होता है, दिन रात हमें कहीं इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है, तो हमारी फैमिलीज पसंद नहीं करती लड़कियों का इधर से उधर जाना। ठीक है, कहते हैं वो राजनीति क्या है, सही लेडीज़ के लिए क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार संसद तथा जो हमारी राज्य विधानसभाएं हैं उसमें 33% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने के लिए भी काफ़ी लंबे इसमें संसद के सामने बिल पास हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कुछ राजनीतिक जो दल हैं उनके विरोध के कारण अभी भी कानून वो सही ढंग से नहीं बन पाया, जो 33% हम लेडीज़ के लिए कहते हैं कि आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इसमें भी आजकल मतलब अभी तक अड़चन बनी हुई है, पूरी तरह से हम पास आउट नहीं हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो मैंने आपको बताया था भारत में स्त्रियों की स्थिति, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, उसके बारे में बताना है हमें। वैदिक काल में कैसी थी, उसके बाद मध्यकाल में कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में कैसी थी, उसके बारे में बताना है। ये आपकी बुक में ये पढ़ लेना एक बार जरा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बताया गया है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स ऑफ हिंदू वुमेन, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हिंदू वुमेन की, वो कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले हैं हमारी पारिवारिक समस्याएं। अगर हम सबसे पहले जाते हैं तो हिंदू समाज क्या है, पुरुष प्रधान है। भारत में जो परंपरागत और जो पितृत्मक जो संयुक्त परिवार है उसमें क्या होता है, पुरुष सदस्यों को अधिक अधिकार और वो सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहले बताना है थोड़ा सा, और उसके बाद बताना है कि उनका जीवन क्या है। बाद में जो हमारी लेडीज़ हैं, स्त्रियों को उनसे वंचित रखा जाता है। जो हमारे आज भी पेरेंट्स हैं, पेरेंटल जो हमारी जायदाद होती है वो पुरुष के नाम ही की जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है लोग बहुओं के नाम कर देते हैं, बेटियों के नाम भी ठीक है, अधिकार है आज हमें कि पिता की संपत्ति में से सभी बच्चों को बराबर का अधिकार है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। फिर भी अगर हम देखते हैं कि बेटी अपना अधिकार कभी नहीं मांगती, कहती है भी मुझे अपना हिस्सा दे दो, नहीं मांगती। सिर्फ ठीक है, शादी में उनके लिए पैसा खर्च कर दिया जाता है, तो शादी तो लड़कों की भी की जाती है। अगर हम देखते हैं तो शादी तो लड़की भी की जाती है, लड़कों की भी शादी में भी पैसा होगा खर्च। तो क्या है, अभी भी हम क्या हैं, पूरी तरह से पुरुष की तरह बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बताया हुआ है ये पारिवारिक जो हमारी समस्याएं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम देखते हैं कि वैवाहिक समस्याएं, परिवार में क्या है, भारतीय स्त्रियों की वैवाहिक समस्या आज भी गंभीर है। बाल विवाह की समस्या है, विधवा पुनर्विवाह की कमी है। जो विधवा हो जाती हैं, आज भी हम कहते हैं कि उसको कहते हैं, जो विधवा होने के बाद अगर वो थोड़ा सज लेती है तो उसके ऊपर कितने टोंट कसे जाते हैं, लेकिन वो उनका अधिकार है। अगर उनका पति मर जाता है तो क्या वो श्रृंगार नहीं कर सकती? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जो शहर हैं वहाँ पर लेडीज़ विडो अगर है तो क्या है, ऐसा नहीं है कि वो वाइट साड़ी ही डालेगी, कलरफुल साड़ियाँ भी डाल सकती हैं, बिंदी भी लगा लेती हैं, लिपस्टिक भी लगा लेती हैं, लेकिन अगर गाँव में ऐसा करता है तो उसको जीने देंगे कई लोग? नहीं जीने देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी फैमिली है यही हमारे लिए समस्या का कारण बनी हुई है। ठीक है, दहेज की समस्या, तलाक की समस्या, कई बार क्या होता है, विवाह ऐसे कर दिया जाता है जो आपस में सही नहीं होता, कि बेमेल होता है। कहने का मतलब कि लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए सही नहीं होते इस विवाह के लिए, तब भी उनको बांध दिया जाता है। तो ये सब क्या है, अंतरजातीय विवाह का जो इंटरकास्ट मैरिज है उसका भी अभाव है। तो ये सब क्या है, प्रथाएं हैं जो हमारी समस्याओं को बढ़ाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ठीक है, एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, वो हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है, सती प्रथा अधिनियम है, तो ये सारे अधिनियम इसमें हमें बताने पड़ेंगे कैसे कैसे बने हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या स्वतंत्रता मिली है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। समझ आ गया?